सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज ना हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, व्हाट डज डाइजेशन मीन्स। डाइजेशन वर्ड आता है, न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वन। द ब्रेकिंग ऑफ complex substance into the simpler one। कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको अगर आप क्या करते हो, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा डाइजेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट कम्स टू व्हाट डज न्यूट्रिशन मीन्स। बच्चे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी को एक एनर्जी रिक्वायरिंग होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है फॉर दी फंक्शनिंग। ऐसी ही एक ह्यूमन बॉडी को इन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि वो अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव चाइल्ड होगा, उसके अंदर उतनी ही एनर्जी होगी डिपेंडिंग ऑन सबके फंक्शंस। तो जब आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हो, ये आपका स्टमक है, दिस इज योर स्टमक। ये आपकी पेनक्रियाज, ये आपका लिवर है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स टू, सबसे पहले आप ह्यूमन डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड थ्रू द एनस, ठीक है। ये लास्ट तक रहता है। तो सबसे पहले आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ अगर आप देख रहे हो, तो माउथ में आपका सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता होगा? सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी एमाइलेज। अब बच्चे यहाँ पे ना आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट? ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, दिस पोर्शंस आर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और बाकी आप 11th में पढ़ेंगे कि जिसमें क्या होता है, आपके ऊपर वाला, आपके जॉ का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट, वहाँ पे भी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अदरवाइज आप यहाँ टच करेंगे तो ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये दिखा रखा है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। अब ये देखो, ये जॉ के नीचे वाला ये वाला ग्लैंड है, एंड जॉ के ऊपर वाला ये वाला ग्लैंड है। दे secrete saliva in the mouth, and the enzyme that is present in the saliva is salivary amylase। salivary amylase क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ salivary amylase। इसमें कोई प्रॉब्लम? जब भी स्टार्च आपका किस में चेंज हो गया? माल्टोज में चेंज हो गया, और आप इसे क्या कहोगे? विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी इमिलेज। तो बेसिकली माउथ में जब हम आ रहे हैं, तो माउथ में हमारा सबसे पहले आता है सलाइवा, एंड सलाइवा कंटेन सलाइवरी इमिलेज व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद यहाँ पे और किसी सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होगा। आप बोलोगे कि प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, विटामिन हैं, फलानी चीज़ है, किसी का डाइजेशन नहीं होना एक्सेप्ट द स्टार्च। स्टार्च आपको पता है बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू, अब बच्चे माउथ आ गया। माउथ के बाद आपका आता है ईसोफेगस। माउथ के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है? ईसोफेगस। व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस को आप बोलते हो यहाँ पे फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है? आपकी फूड पाइप। फूड पाइप पे आपका एक क्वेश्चन होगा, इज देयर इज एनी डाइजेशन takes place in the stomach? Takes place in the esophagus। सारी क्या कोई डाइजेशन होता है? तो आपका सिंपल आंसर होगा नो, देयर विल बी नो डाइजेशन।
takes place in the stomach. अगेन स्टमक बोले ईसोफेगस है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट मींस? पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो क्या रहा है? आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी तो पता होना चाहिए कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ फूड पाइप थ्रू विच फूड एंटर्स इनटू द स्टमक फ्रॉम द माउथ। बच्चे आप देखो, एक ट्यूब आपको ये दिख रही है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर आपके ये आपका फूड है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज भी आप पूछोगे कि फूड के नीचे बोलस लिखा हुआ है, व्हाट डज बोलस मीन्स? तो जब आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खाना नहीं खाते, तो वो जो सब्सटेंस आपका बनता है वो आपको वो प्लेट में जैसे निकाल के दे देते हैं, तो आपने देखा होगा वो च्यू हो चुका है, उसमें स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है माल्टोस में, तब आप उसको क्या कहते हो? तब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो जाती है वो आपकी बोलस हो जाती है। अब उन्होंने क्या करा है, या तो फूड या आप उसे बोलस बोल लो। अब वो एक ट्यूब के अंदर, आपकी एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका खाना गया है, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अब यहाँ पे ये एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे ये एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फूड इधर हुआ, अब आगे से यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और नीचे वाली यहाँ पे एक्सपैंड आउट होगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी ना, और यहाँ पे रिलैक्स कर दी दोबारा से, और यहाँ पे भी क्या हो गई, रिलैक्स। ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपका पूरा पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जितना भी सब्सटेंस है वो आपका कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा स्टमक के अंदर। इसमें कोई दिक्कत? ईसोफेगस का जब भी क्वेश्चन आएगा दो ही क्वेश्चन आएंगे, इज देयर इज एनी डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक? तो पहला नहीं, देयर विल बी नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि आपका व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट? बहुत बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। अरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपको बोल रहे, तो ऑब्वियस खाना आपका कहाँ जा रहा होगा, माउथ से स्टमक में जा रहा होगा, उसको इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब बच्चे स्टमक की बात कर रहे हैं, अब पढ़ते हैं। हमने माउथ पढ़ा, माउथ से हम आए ईसोफेगस, ईसोफेगस से हम जी आ गए स्टमक। अब स्टमक पढ़ते हैं, व्हाट डज स्टमक मीन्स? तो आपको ना स्टमक में हम तीन चीजें पढ़ाएंगे, एक म्यूकस, एक एचसीएल, और एक आपका आता है पेप्सिनोजन। तो बच्चे HCl के बारे में आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्टमक में सिक्रीट हो रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने देखा होगा बहुत सारे एसिड अटैक केस होते हैं, अगर वो एसिड अटैक केस हो रहे हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारी स्किन कितनी जल्दी बर्न हो जाती है या बहुत खराब हो जाती है, वो दोबारा ठीक नहीं होती। अब यही स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी स्टमक में सिक्रीट हो रहा है तो प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए, राइट? प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो यार ये तो नहीं हो रही, हमें तो नॉर्मल लग रहा है, इसका इसके पीछे का इशू क्या है? तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा ही स्टमक पे ना इन्होंने ये लाइट पिंक कलर की एक लेयर आ रही है, जिसे मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, राइट? ये जो लेयर है ये आपकी होती है म्यूकस की लेयर। ये लेयर जो होती है स्टमक के ऊपर कवर होती है ताकि उसको प्रिवेंट आउट कर सके। तो म्यूकस क्या होगी? इट इज अ लेयर which protect the stomach from the HCl। आपका एक लेयर है, म्यूकस इज अ सिंगल लेयर जो कि आपकी HCl से आपको प्रोटेक्ट आउट कर देगी और आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, मैम म्यूकस का फंक्शन तो समझ में आया, लेकिन ये HCl हमारी बॉडी में सिक्रीट क्यों हो रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? बच्चे सबसे मेन फंक्शन होता है इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। दूसरा बच्चे हमारा
बहुत एक स्पेसिफिक पीएच पे एक ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। बहुत ज्यादा एसिडिक बिहेवियर पे या बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर पे ह्यूमन बीइंग क्या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपकी HCl इतना स्ट्रांग होने की वजह से इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया। इसमें कोई दिक्कत? अब मैम ये पेप्सिनोजन क्या है और पेप्सिन क्या है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे, जब एक चीज मैं आपको बताती हूँ पेप्सिनोजन और इन सब चीज की, पेप्सिनोजन क्या होता है, कैसे होता है। बच्चे, पेप्सिनोजन जो होती है, पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म। व्हाट डज इनएक्टिव फॉर्म मींस? मतलब वो अभी एक्टिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम सो गए। जब हम सोते हैं तो हम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो वी आर इन द इनएक्टिव फॉर्म। ऐसी पेप्सिनोजन, किसी भी सब्सटेंस के पीछे नोजन लग जाता है या आर ही लगता है, प्रो लगता है, प्रोरेनिन, ये आप पढ़ोगे ना, ये छोटे इन्फेंट्स के में सिक्रीट आउट होता है। किसी के भी आगे प्रो लग गया है, किसी के पीछे नोजन लग गया है, दैट इज अ इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो HCl आया, HCl ने क्या करा, पेप्सिनोजन को कहा कि भाई तुम एक्टिव हो जाओ। किसकी फॉर्म में? पेप्सिन की फॉर्म में एक्टिव हो जाओ। अब मैम पेप्सिन क्या करेगा बच्चे? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स, इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स। इसमें कोई दिक्कत? अब मैंने आपको स्टमक में 3 क्वेश्चंस बताए हैं, वो तीनों क्वेश्चंस आपके कौन कौन से? पहला, म्यूकस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लेयर फ्रॉम द HCl, राइट? बहुत थिक लेयर होती है। नेक्स्ट, HCl का फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन। नेक्स्ट, इट किल्स द बैक्टीरिया। थर्ड, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। तो बेसिकली आपका क्या होता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अच्छा, एक चीज और, क्या वाटर भी आपका स्टमक फिल कर सकता है? आपको सोचना है, मतलब हम पानी पीते, हमसे बहुत ज्यादा ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी पी के इंसान सरवाइव कर सकता है, बट खाना बिना खाए पानी इंसान सरवाइव कर सकता है, बट पानी पीने के साथ वो सरवाइव नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन्स? बच्चे, स्टमक में अगर खाना नहीं है तो इट स्टार्ट डिग्रेडिंग योर मसल्स, लेयर्स, फैट, ये सब चीजें वो जो भी आपका स्टोर्ड फूड है, आपने अपनी बॉडी में स्टोर्ड फूड कर रखा है, उसको डिस्ट्रॉयड आउट करेगा। ठीक है, ये तो फूड का बात हुई, बट वाटर का क्या होता है बच्चे? वाटर ना आपका एक तो ब्लड के अंदर भी होगा, यूरिन फॉर्मेशंस में कॉन्स्टेंटली आपकी किडनी कैसे वर्क करेगी, तो वाटर का भी फंक्शन आता है। दूसरी चीज, वाटर का डाइजेशन नहीं होता है, वाटर इज जस्ट अ लिक्विड। उसको आप हिंदी में तरल बोलते हो, और तरल पदार्थ सीधा आपका स्टमक में आए, स्टमक में आएगा, वो कोई भी टाइम नहीं लेगा उसको स्टोर आउट करने का, वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन आपका वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो कोई भी डाइजेशन नहीं होता वाटर का। ये बहुत सिली क्वेश्चन है जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम वाटर का भी डाइजेशन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे स्टमक पे क्लियर हो गए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का। नेक्स्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना ये बच्चे? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 2 जूसेस सिक्रीट होते हैं। एक बाइल जूस सिक्रीट होता है विच इज सिक्रीटेड बाय लिवर, और एक आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो आपका पेनक्रियास सिक्रीट करती है। ठीक है, इस पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, which again convert proteins into the basic unit which is known as amino acid। ठीक है,
आप क्लास 12 में पढ़ोगे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। पेप्टाइड से वो जब बहुत बड़ी चेन हो जाती है तो वो प्रोटीन बनाती है। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि आपने प्रोटीन लिख दिया जबकि आपको पेप्टाइड लिखना था, उसके पीछे का रीजन क्या है? बच्चे यहाँ पे कुछ आपके जो पेप्टाइड्स जितने डाइजेशन होना था, जितना प्रोटीन टूटना था पेप्टाइड्स में, वो टूट गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रोटीन इसलिए लिखा है कि कुछ प्रोटीन जो होगा वो स्टमक में बच गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया होगा, दैट इज द प्रोटीन। या फिर आपका पेप्टाइड होगा स्लैश पेप्टाइड्स, वो आपका किस में चेंज हो गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज नोन एज अमीनो एसिड। तो पेनक्रियाटिक जूस में मेन आपका ट्रिप्सिन होता है एंड ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स अ प्रोटीन पेप्टाइड इनटू द अमीनो एसिड। तो बेसिकली डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन जो करा रहे हैं वो पेनक्रियाटिक जूस करा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लिवर। लिवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस। इसके दो काम है, इट मेक्स द सब्सटेंस, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। अब ये एल्कलाइन क्या है? एल्कलाइन बच्चे दो वर्ड्स आते हैं, पहला आपका आता है एसिडिक और दूसरा आपका आ रहा था बेसिक। तो एसिडिक फूड था स्टमक के अंदर, तो मैंने क्या करा, मैंने म्यूकस की लेयर लगा दी और उसे प्रोटेक्ट आउट कर दिया। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई एक लेयर थी? तो देयर इज नो लेयर दैट इज प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कोई भी ऐसी लेयर नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे एसिडिक फूड है, यहाँ पे तो म्यूकस थी, उसने उसको प्रोटेक्ट आउट कर लिया, यहाँ तो थी नहीं, इंसान तो मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, बाइल जूस उसको एल्कलाइन बना देता है। ये जितना भी एसिडिक फूड था जब यहाँ आता है तो वो क्या हो जाता है, एल्कलाइन। एंड एल्कलाइन फूड डज नॉट कॉज एनी हार्म इन द बॉडी, राइट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने पेनक्रियाटिक जूस तो पूरा पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है बाइल जूस। बाइल जूस में सबसे पहला फंक्शन आपका क्या था? बाइल जूस में पहला फंक्शन था कि वो आपका सब्सटेंस को क्या कर देता है, एल्कलाइन कर देता है। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता। जब हम थॉरो स्टडी करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि कैसे वो एल्कलाइन हो रहा है और कैसे वो बेसिक हो रहा है, राइट? तो अब हमने इसमें क्या करा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लिवर है, लिवर आपका बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। अब बाइल जूस क्या कर रहा है, सबसे पहले इट मेक्स द सब्सटेंस, या इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। आपके फूड को एल्कलाइन कर रहा है, राइट? मेरा फूड एल्कलाइन हो गया। नेक्स्ट इसका एक फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, what does emulsification of fat stands for? What does it means? इमल्सिफिकेशन तो मुझे पता ही नहीं है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है मैम? फैट ब्रेक डाउन, फैट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हमें क्या जरूरत पड़ गई फैट का ब्रेक डाउन करने की? बच्चे ब्लड स्ट्रीम में कभी भी फैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड आउट नहीं होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। ठीक है, तो फैट जो होता है वो आपके छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड, राइट? तो आपका बेसिकली क्या हुआ, लिवर, लिवर सिक्रीट बाइल जूस, इट मेक्स द सब्सटेंस एल्कलाइन। फिर वो इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसका? फैट का। फैट का ब्रेक डाउन होगा। अब फैट कन्वर्ट होंगे, सबसे पहले ये जो फैट है ये कन्वर्ट होंगे फैट मॉलिक्यूल्स में, और फैट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। जैसे ही वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, इट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये देखो, डिओडेनम, जेजुनम, इसमें ये रहा जेजुनम, डिओडेनम, जेजुनम, और एक होता है इलियम। दे आर द थ्री पार्ट्स दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें ही कंप्लीट डाइजेशन होता है उस चीज का। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, फिर इसमें मैंने लिवर बाइल जूस की और पेनक्रियाटिक जूस की बात करी थी, जिसके अंदर क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा। ठीक है,
अब उसके बाद डाइजेशन तो हो गया भाई, ब्रेक डाउन तो मैंने कर लिया, अब मुझे उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने, मैंने तुम्हें पढ़ाया लेकिन तुमने ऑब्जर्व नहीं करा, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो उस चीज के लिए भी ठीक करने के लिए कोई ना कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे पहले विलाय के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज विलाय मीन्स। तो बच्चे विलाय ना एक स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्शंस कैसे, जैसे आपकी ये लेयर, अब इस लेयर पे मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस बना दी, ठीक है। अब ये सिंगल लेयर का एरिया ज्यादा है या इसका एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियस इनका एरिया ज्यादा है, मोर सरफेस एरिया। This will leads to the maximum absorption. So the main function of villi is this. स्मॉल इंटेस्टाइन में villi इतनी करती है क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। और जितना स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया है तो वो आपको क्या लिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। जितना ज्यादा इंटेस्टाइन होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करता, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। There is no absorption, there is no digestion takes place in the large intestine. कंप्लीट। और जितना भी अनएब्सॉर्ब फूड और जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपके क्या हो जाएंगी, बाहर एनएस के थ्रू निकल जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टमक पढ़ा, हमने पहले माउथ पढ़ा था। माउथ में मैंने सलाइवरी एमिलेज के बारे में पढ़ा था। फिर ईसोफेगस पे आए थे, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती। फिर हमने स्टमक का पढ़ा था, स्टमक में मैंने तीन चीजें बताई थी, म्यूकस, एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आया था और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आया था। तो ये आपकी हो गई कंप्लीट डाइजेशन इन दी ह्यूमन